सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं राहुल प्रकाश इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे छोटे भाई कौस्तुभ को और जो भी एडमिन की टीम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज मैं फीवर से परेशान था और थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, फिर भी मैं टाइम अलॉट कर दिया था, इसलिए मैंने इसको कैंसिल करना सही नहीं समझा और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। कौस्तुभ जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों को और भी जो तैयारी वाले बच्चे हैं उनको बताइए कि कैसे जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो मैंने उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आप लोगों के बीच हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है जिस पे मेरा मुख्य फोकस रहेगा वो है हाउ टू स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हम कैसे पढ़ाई करें, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका जो पैटर्न है जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम का, ये 3 चरण में होता है। 3 चरण में जैसे कि एक प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो हमें जो है इन तीनों का प्रिपरेशन जो है एक ही समय में शुरू किया जाता है। ठीक है, तीनों का प्रिपरेशन एक साथ कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा कि हम बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। बेयर एक्ट्स को हम पढ़ना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से ही। तो बेयर एक्ट्स को फोकस करेंगे, लगातार उसको हम रिवाइज करेंगे, उसके सेक्शन को हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ाई करेंगे। लगातार जो है उसमें हम देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें हम सबसे पहले डिफरेंस करेंगे, क्या जो है मुख्य टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, और जो तैयारी होगी शुरू से ही तैयारी होगा, जो हमारा तैयारी होगा कि हम लोग विशेष करके कोचिंग पे फोकस ना करें। कोचिंग में अगर जाएं भी तो एज ए गाइड के लिए, क्योंकि जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में कोचिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है एक हद तक होता है, क्योंकि फाइनली पढ़ना आपको ही है। तो इसके पढ़ाई करने के लिए हमें क्या होता है कि हम डिफरेंट कोचिंग के नोट्स को ले आएंगे अपने पास। हर एक कोचिंग का मतलब सब कोचिंग का लाएंगे। जैसे अगर हम जुडिशियल सर्विस का पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम वाले राय सर का नोट्स ले सकते हैं, जो कि इलाहाबाद में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले के सिंह का ले सकते हैं। राहुल्स के भी नोट्स कुछ अच्छे हैं। तो उन सारे नोट्स को हम लोग इकट्ठा करके अपना खुद का नोट्स बनाएंगे। सबसे पहला काम यही होता है कि सारे नोट्स को इकट्ठा करके हम लोग अपना खुद का एक नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स को एज अ रेफरेंस लेते हुए। क्योंकि ये एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम नहीं होता है, इसका प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होता है। इसलिए हम जो है लगातार जो है इसको पढ़ना शुरू करेंगे, डिफरेंट नोट्स से रेफरेंस लेते हुए अपना खुद का नोट्स बनाना शुरू करेंगे हम। तो इसमें थोड़ा आपको समय लगेगा, क्योंकि आप एक ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऑफिसर का एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहे हैं। तो ये वन डे एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए हम संयम रखते हुए, धैर्य रखते हुए सबसे पहले अपना वो नोट्स तैयार करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि मेन बेसिक सब्जेक्ट होते हैं लॉ में, जैसे संविधान हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, आईपीसी हुआ, टॉर्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सीआरपीसी हुआ, सीपीसी हुआ आपका। ये जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, इनके जो हम सबसे पहले नोट्स बनाएंगे और डिटेल नोट्स बनाएंगे। उस नोट्स को जो है अब हम बार बार स्टडी करेंगे, क्योंकि वो खुद का नोट्स है। तो हम अब बहुत ज़्यादा इधर उधर हम नहीं देखेंगे। इसके साथ जो ये हम लॉ का बता रहे हैं आपको, कि उस नोट्स को हम बार बार अब पढ़ना शुरू करेंगे और लगातार जो है उस नोट्स को हम एक बार दो बार नहीं, कम से कम 10 बार उस नोट्स को जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाएंगी कि संविधान में कैसे हमको आंसर राइटिंग करना है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीदेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए उस नोट्स में कि कोई भी ऐसा टॉपिक हमसे ना छूटे जो कि उसमें दिया गया है, जो कि पहले पूछा गया है, तो उसको भी हम अच्छे से
प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो है हम उस नोट्स को शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। उस नोट से जो एक हमारा मेन नोट्स हो गया, उस नोट्स से जब हमारे एग्जाम पास आएंगे तो उससे हम अपना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट कैसा होगा? शॉर्ट नोट्स में हम एक वो बनाएंगे कैटलॉग टाइप का कि कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं मेन इंपॉर्टेंट हैं और हमारे नोट्स में वो हैं। वैसे क्या होगा कि एक कैटलॉग के टाइप पे हमारे दिमाग में सारी चीज़ें जो हैं फिट होती जाएंगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल है सीआरपीसी का। सीआरपीसी मेन कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बोलते हैं लोग कि सबसे बड़ा है, सबसे टफ है। नहीं, सीआरपीसी में आप बेयर एक्ट लीजिए, मेन बेयर एक्ट है। तो बेयर एक्ट का नोट्स कैसे बनाएंगे हम? पहले हम उसके जो बोल्ड नोट्स है उसको याद करेंगे, लगातार याद करेंगे, छोटे छोटे पैच में डिवाइड करेंगे और उसको याद करेंगे हम। फिर उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम लिखें। लिखने के बाद जब कभी भी हम स्पेयर टाइम में है, खाली टाइम में है, उसको हम दिमाग में अपने सोचेंगे। जब ये काम हम लगातार करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे जो चीज़ें अब हमें जो चीज़ें याद होंगी वो हमसे कभी नहीं भूलेंगी, वो एकदम हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो ये पैटर्न होता है पढ़ाई का। और उसके बाद जो होता है इंटरव्यू वाला, इंटरव्यू का जो पोर्शन होता है, इसमें किसी भी पर्सन का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आप कितना टैलेंटेड हैं, आपने कितना पढ़ा, आपका टैलेंट जो है मेंस के एग्जाम में टेस्ट हो चुका है। अब क्या मेन टेस्ट होगा? अब आपका टेस्ट होगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप इस जॉब के लिए एक फिट पर्सनालिटी है कि नहीं। तो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप एकदम भूल जाइए कि हमसे लॉ और ये सब, क्योंकि आप मेंस लिख के आए हैं तो लॉ आपका ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, आपके पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाएगा। तो आप एकदम निडर होके जाइए, एकदम अच्छे से जाइए, वेल ड्रेस्ड होके जाइए। और अगर आपसे बोर्ड कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो यस बोलिए, अदरवाइज सीधे बोलिए नो सर, आई हैव नो आइडिया। बोर्ड को कभी भी आप जो है बरगलाइए मत, ये ना बोलिए कि नहीं सर ऐसे होगा वैसे होगा, एकदम नहीं। नो बोलने से उसका कुछ भी हार्श इफेक्ट नहीं जाता है, कुछ भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप तुरंत नो बोल सकते हैं। नो बोलने से कुछ भी जो है गलत आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो ये एक जो है मैंने आपको छोटे में शॉर्ट में बताया कि ये जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम जो है, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसी एक बॉक्स में फिट बैठेगा कि प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ। तो इसको एज ए होल जो है इतना हम सोच रहे हैं कि ये हमें ऐसे करना है, बट नहीं, ये एग्ज़ाम जितना आसान लगता है उतना आसान भी नहीं है। बट आपको एक चीज़ हम बताएंगे जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। इस एग्ज़ाम को हम पर्सनली एक्सपीरियंस किए। हम कभी भी लाइफ जो है मेरा, मैंने अपने उस पे इलाहाबाद परिवार का जो पेज है मैंने बताया भी है कि मैं बहुत ही मेरिट का स्टूडेंट नहीं था शुरू से, ठीक है। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, पढ़ाई मेरी ठीक नहीं थी, कैसे कैसे चल रही थी। स्कूलिंग हुआ, सेकेंड डिवीज़न से पास हुए। उसके बाद बीए मैंने बनारस के हरिश्चंद्र कॉलेज से किया, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी का एलाइड कॉलेज है। सेकेंड डिवीज़न से पास हुए वहाँ से। उसके बाद जो है हम एंट्रेंस दिए एलएलबी के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, वहाँ हमारा एडमिशन हुआ। वहाँ गए तो मैंने रियल मायने में पढ़ाई का मतलब हमें समझ आया कि पढ़ाई क्या होता है। तो मैंने शुरुआत में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो शुरुआत में मैंने थोड़ा पढ़ाई किया, बट होता है ना कि जैसे, सॉरी मैं बीच में खुद को रोक रहा हूँ, जैसे अविनाश जी ने पूछा है कि बिहार जुडिशरी में जीके और जनरल साइंस का प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए अविनाश जी, बिहार जुडिशरी में जीके और जीएस जो है बहुत ही एवरेज स्तर के पूछे जाते हैं। इसके लिए मार्केट में किताब अवेलेबल है, घटना चक्र का, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। एक और किताब है परीक्षा मंथन का, और इसके साथ जो है आप लूसेंट का बुक रखिए। और इसका जो है आप एक नोट्स बना जाइए पूरे किताब का। उस किताब में क्या है, प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्व्ड है, ठीक है। उसको आप लिख के एक एक लाइन जो है याद कर जाइए, एक एक लाइन रट जाइए। घटना चक्र वाली जो किताब है, लॉ फाइटर की किताब है, ठीक है, उसको लेके नोट्स बनाइए और उसको एकदम रट जाइए। अब और जो है मैंने जैसा देखा है कि बिहार जुडिशरी का पैटर्न जो है, जीके हो या जीएस हो, वो रिपीटेड क्वेश्चन 85% होते हैं उसमें। तो हमारा सजेशन आपके लिए अविनाश जी यही है
कि लगातार जो है उसको घटना चक्र, लॉ फाइटर, परीक्षा मंथन और ल्यूसेंट तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। उसके लिए आप जो है घटना चक्र और लॉ फाइटर वाली जो बुक है उसको रटिए, जिसमें सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर का। आपका पूरा जीके और जीएस तैयार हो जाएगा। मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैंने लाइफ में गलती ये किया कि मैं जीके और जीएस की तरफ कभी फोकस नहीं किया, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था, सिर्फ मैंने लॉ का पढ़ाई किया। और जब मैं एग्ज़ाम देने गया सबसे पहले चंडीगढ़ जुडिशियल सर्विस का, हरियाणा जुडिशियल सर्विस का सेंटर था चंडीगढ़, तो वहाँ से मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि यहाँ के जो बच्चों का लॉ तो अच्छा होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हों, बट जो जीके और जीएस वाला पोर्शन था वो बहुत ही मेरा कमज़ोर था। तो फिर हम जब वापस आए हैं तो जो सीनियर जो हम लोग के हॉस्टल में पीसीएस की जो तैयारी करते थे भैया लोग, हम उनके पास गए और उनसे हमने पर्सनली राय लिया। तो उन्होंने हमें यही राय दिया था कि ल्यूसेंट पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, लॉ फाइटर पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। एक एक लाइन हमने रटा उसको, ठीक है। और अच्छा नंबर पाया मैंने। साइंस में मैंने 60 प्लस पाया था और जीके में भी बहुत अच्छा नंबर पाया था। तो आपको यही सजेशन है अविनाश जी कि उस किताब को आप खरीदिए और उसको रटिए, बहुत ही अच्छी किताब है। कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एवरेज स्टूडेंट थे, बट जब मैं बीएचयू में गया, थोड़ा मैं शुरुआत में पढ़ाई किया, बट बीएचयू में जो होता है ना, एक बहुत चकाचौंध वाला जीवन है, तो उससे हम बहुत इफेक्ट हुए। और पढ़ाई जो है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आके थोड़ा डाउन हुआ हमारा। और उसके बाद जो है हम इंट्रेंस दिए एलएलएम का, बीएचयू में मेरा नहीं हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी इंट्रेंस दिए थे, वहाँ पे मेरा हुआ एलएलएम में। और जब मैं इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद में हमें ठीक नहीं लगता था, बट जब सीनियरों के टच में आए, हॉस्टल में रहना शुरू किए, तो उस शहर को समझें। ये विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यहाँ के जो सीनियर जो जूनियर को जो रिस्पेक्ट देते हैं, जो मान सम्मान देते हैं, ये विश्व में किसी भी विश्वविद्यालय में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही ये आज हम जो ये बिहार जुडिशियल सर्विस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके अच्छे मेरिट के साथ आज आप लोगों के बीच में जो हम बोल रहे हैं, इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के सीनियरों का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिसके चलते लॉ हो, जीके हो, जीएस हो, बहुत ही कम समय में हमने बहुत ही अच्छा किया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप छोटे भाई बहन जो है हमेशा सीनियरों के टच में रहिए, सीनियरों का आशीर्वाद लीजिए, सीनियरों से बात करते रहिए, कोई भी टॉपिक फंसे उनसे पूछिए। क्योंकि लॉ और जीके और जीएस आप बहुत ही वास्ट लगेगा, बट जब सीनियर आपको बता देंगे कि भाई इतना नहीं, ये इतना ही पढ़ना है, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं, आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही है हमारा पर्सनल राय है कि सीनियरों के टच में रहिए, जो कि हम भी रहे थे और बहुत ही बेनिफिटेड था। प्रदीप सर थे, हॉस्टल के सीनियर थे, अभी भैया डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत मदद किया था। और भी बहुत सारे भैया लोग हैं, नाम कम पड़ जाएगा बोलते बोलते, बट सारे भैया लोगों ने बहुत मदद किया था। और यही बोलते थे, उन्होंने हमें यही बताया कि राहुल, जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आएंगी। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आई भी। जब मैं पढ़ाई के लिए सीरियस हुआ और जब पढ़ना शुरू किया, तो हमारे 2 एक्सीडेंट लगातार हुए। एक बार मेरा हाथ टूटा, दूसरी बार में मेरा पैर टूटा, हम आईसीयू में भी रहें, बट मैंने वही सीनियरों का वही प्यार था, वो हमारे बीच रहें, हमें हमेशा मोटिवेट करते रहें कि इनसे हारना नहीं है, टूटना नहीं है। मैं कभी नहीं हारा, कभी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि ये सीनियर हमें हमेशा हिम्मत देते रहें, हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहें। हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान रहा उन लोगों का। मैं हमेशा ही शुक्रगुजार रहूँगा उन लोगों का, क्योंकि उस डिप्रेशन के कंडीशन से उन्होंने हमें निकाला और आज मैं आप लोगों के बीच में सही सलामत हूँ, स्वस्थ हूँ और एक जुडिशियल ऑफिसर के रूप में हूँ। तो ये पूरा श्रेय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार को जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियरों को जाता है, हॉस्टल के सीनियरों को जाता है, वहाँ के टीचरों को जाता है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। और मैं इन सारे सिचुएशन से निकल के लगातार पढ़ाई करते रहा। एलएलएम में 3rd टॉपर भी रहा अपने विश्वविद्यालय का। उसके बाद मैं नेट क्वालिफाई करके रिसर्च में भी वहीं पे मैं एडमिशन लिया
दुर्भाग्यवश यहाँ मतलब मेरा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन हो गया बिहार जुडिशियरी में, तो छोड़ के हमें आना पड़ा। देखिए जैसे कौस्तुभ भाई ने पूछा है कि मुख्य परीक्षा में आदर्श उत्तर कैसा होता है, शुरुआत, मध्य और अंत। ठीक है, कैसे उत्तर लिखें। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं कौस्तुभ भाई आप। देखिए बिहार हर जैसे स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर होता है। ठीक है, जैसे हम बिहार का आपको बता रहे हैं, बिहार में जो है आंसर राइटिंग जो है बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही लेंदी खींच जाता है, क्योंकि आंसर राइटिंग जो पेपर होता है बहुत ही लंबा होता है। तो इसमें आंसर राइटिंग का ये है कि जैसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बना लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे उसका आंसर। ठीक है, उसके बाद मेन कंटेंट होता है। मेन कंटेंट की शुरुआत करेंगे हम सेक्शन के साथ, कि किस सेक्शन में ये चीज़ें लिखी गई हैं, सेक्शन को हम डिफाइन करेंगे। कोई जूरिस्ट जो है अगर किसी उस चीज़ को डिफाइन किया है तो उस जूरिस्ट का हम ओपिनियन लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी केस में डिफाइन किया गया तो उस केस को कोट करेंगे, और लास्ट में जो है हम एक कंक्लूजन देंगे उसका। तो आप सभी के बीच में एक एग्जाम्पल रखता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है मेंस के क्वेश्चन में, व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, कि मृत्युकालिक कथन क्या है। ठीक है, एंड वेदर द डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, क्या जो है मृत्युकालिक कथन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है अकेले। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके मेंस में आ गया, तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या। तो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब हम समझाएंगे कि भाई ये वही स्टेटमेंट है जो कि एक पर्सन जो कि मरने वाला हो या मरने का एक्सपेक्टेशन रखता हो या मर गया हो उसके द्वारा किया गया हो। ठीक है, जो व्यक्ति मर गया हो उसके द्वारा किया गया हो। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम इंट्रोडक्शन में एक इंट्रोडक्शन लिख के 5-6 लाइन में डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे मेन कंटेंट में। मेन कंटेंट में हम डिफाइन करेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है इसका डेफिनीशन ये है। मान लीजिए सेक्शन 32 उसको डिफाइन करता है, तो सेक्शन 32 को हम डिफाइन कर देंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन इसमें है। अब देखेंगे किसी जूरिस्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को डिफाइन किया है कि नहीं, उस जूरिस्ट के उस डेफिनीशन को हम लिख देंगे। अब देखेंगे किसी केस लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन को डिफाइन किया गया है कि नहीं, उस केस को हम कोट करते हुए डाइंग डिक्लेरेशन का डेफिनीशन लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि किसी डिक्शनरी में, जैसे हॉल्सबेरी लॉ ऑफ इंग्लैंड है या और भी ब्रिटानिका वाला है, और भी जितने भी डिक्शनरी हैं उसमें कहीं डाइंग डिक्लेरेशन को डिफाइन किया गया है कि नहीं, उस डिफिनीशन को हम कोट करेंगे। उसके बाद जो है सेक्शन के इसेंशियल को हम डिफाइन करेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करने के लिए किन चीज़ों की इसेंशियल ज़रूरत होती है। तो पहला कि व्यक्ति जो है डेथ मर गया हो, वो जिंदा ना हो। ठीक है, स्टेटमेंट उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, उसी समव्यवहार में किया गया हो, कि किसी चीज़ से रिलेटेड हो, जो उसी चीज़ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसेंशियल को डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो है हम एक जो केस है उसमें देखेंगे डिफरेंस देखेंगे कि इंग्लैंड के लॉ में और इंडिया के लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंसेस है, ये डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है कि नहीं डाइंग डिक्लेरेशन। तो इसका आंसर जो है हम केस लॉ के माध्यम से लिखते जाएंगे कि सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन, और सारे केस को कोट करते हुए हम कंक्लूड करेंगे इस आंसर को। तो ये जो है पैटर्न होगा किसी भी आंसर राइटिंग का। ठीक है, देखिए लैंग्वेज, विवेक शुक्ला जी ने पूछा है लैंग्वेज के लिए कैसे करें। देखिए उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस के लिए लैंग्वेज के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए। ठीक है, उस बुक को आप पढ़िए लगातार। ठीक है, उसमें से आप एसे राइटिंग देख लीजिए, प्रिसाइज राइटिंग देख लीजिए, आप ट्रांसलेशन देख लीजिए। तो ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं बहुत ही आसान है, आप कोई भी एक पतली सी बुक लेके इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आदित्य कुमार भाई ने पूछा भैया मेंस में केस लॉ की कितनी रेलिवेंसी होती है और केस लॉ में क्या क्या लिखना जरूरी है, कितना लिखना सही होगा। ठीक है, देखिए आदित्य जी हम आपको बता रहे हैं कि केस लॉ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंस में।
ठीक है, बट ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप सीआरपीसी का लिख रहे हैं पेपर तो इसमें बहुत ज़रूरी केस लॉ नहीं होते हैं, ठीक है। सीआरपीसी में कुछ ही टॉपिक है, जैसे मेंटेनेंस है, अरेस्ट है, बेल है, जहाँ पे केस लॉ का बहुत इंपॉर्टेंस है। बस आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, टॉर्ट में आते हैं, हिंदू मुस्लिम में आते हैं, तो केस लॉ बहुत ही रिलीवेंट है। और आपको लीडिंग के साथ में लेटेस्ट केस अगर मिल जाए तो आप लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। और केस लॉ में बहुत ज़्यादा नहीं लिखते, ना ही फैक्ट लिखते हैं, ना ही रेशियो लिखते हैं, बस वही लिखते हैं कि क्या जो है डिसाइड हुआ, क्या लॉ निकल के आया उससे, क्या उस पर इशू था और क्या उसका आंसर दिया कोर्ट ने। बस यही लिखेंगे 2 लाइन में, बहुत ज़्यादा एलोबोरेट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको फैक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि आप पढ़ते समय, हाँ, केस लॉ में बस जजमेंट लिखना होता है या फैक्ट। देखिए प्रिंस जी, मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है और कॉन्ट्रैक्ट कुछ हद तक इसमें फैक्ट्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो है जजमेंट का पार्ट, जजमेंट का भी, वो भी ऑपरेटिव पार्ट, पूरा जजमेंट का नहीं लिखना है, सिर्फ जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट है वही आपको आंसर में लिखना है। एक्सेप्ट टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में आपको थोड़े फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे होगा। तो आपको पढ़ाई के साथ देखिए खुद को जो है वो खुद के दिमाग को ठंडा भी रखना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपको रिलैक्स करने की और चिल करने की बहुत ही ज़रूरत है। आपको जिस काम में आपको अच्छा लग रहा है उस काम को आप करिए। आजकल कौस्तुभ जी पूछे हैं कि आजकल परीक्षार्थियों में एक भय है कि हिंदी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्या जुडिशियल सर्विस एग्जाम में माध्यम मायने रखता है, हिंदी माध्यम के छात्र कैसे तैयारी करें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। देखिए अब ये एक ट्रेंड देखने में आया है पिछले 2 सिलेक्शन से, चाहे बिहार हो या यूपी हो। आपका सवाल एकदम सही है कि ये भय जो है एकदम सही है आपका भय कि हिंदी के बहुत ही अच्छे जो भैया लोग थे, सीनियर थे, उनका सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग जिन भैया लोग को एक्सपेक्ट करते थे कि वो लोग टॉपर में आएंगे, उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया था, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो इस समय अब क्या गलती हुआ क्या नहीं हुआ, बट हिंदी माध्यम का सिलेक्शन थोड़ा कम हुआ है। इसीलिए बट जैसे हम लोग थे एवरेज स्टूडेंट थे, इंग्लिश में थे, हम लोग का आसानी से सिलेक्शन हो गया। बट हिंदी माध्यम के बहुत सारे लोग हुए। तो हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं यही बोलता हूँ कि लैंग्वेज जो है, अपनी लैंग्वेज ज़्यादा ना लिखें, जो बेयर एक्ट्स के लैंग्वेज है थोड़ा उसको फॉलो करें, पॉइंट्स में आंसर लिखें, एसे में आंसर ना लिखिए। एसे में आंसर लिखने से थोड़ा जो है नंबर पे अंतर पड़ता है, आप पॉइंट में आंसर लिखने की कोशिश करिए। केस को जो है लिखने से पहले उसको हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे कि एग्जामिनर को थोड़ा आसानी हो उसको पढ़ने में और समझने में, ठीक है। कौस्तुभ जी, आपका यही है, मतलब आपका भय बहुत ही सही है, ऐसा देखने में आया है पिछले 2 सिलेक्शन हुआ, चाहे यूपी का हो या बिहार का हो, हिंदी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन बहुत ही कम हुआ है। तो पढ़ाई के साथ जो है खुद का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खान पान रखिए, ठीक है। और घूमिए फिरिए अच्छे से, टाइम बना लीजिए पढ़ाई का, उस टाइम पे आप पढ़ाई करिए, ठीक है। रिहेबिलिएट करिए, खुद के दिमाग को शांत रखिए। बहुत सारी चीज़ें आएंगी लाइफ में जो आपको परेशान करेंगी, उन सब चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। खुद को एकदम स्वस्थ रखिए, निरोग रहिए, तभी जो है पढ़ाई होगा आप लोगों का अच्छे से, ठीक है। और मैं सभी भाइयों को ये भी बताता हूँ कि कभी भी आप लोग को, मैं फेसबुक लाइव हूँ अभी, आप लोगों को बता रहा हूँ, बट आप लोग को जब कभी भी ज़रूरत पड़े, हमारा नंबर है आप लोगों के पास, फेसबुक पे है, लेके आप लोग कभी भी हमें कॉल करिए, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। सर मेरा LLB अंबुज जी, सर मेरा LLB फर्स्ट ईयर से है सर, हमें PCS जे के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। देखिए भाई अंबुज जी, आप अभी से ही अवेयर है PCS जे के लिए, फर्स्ट ईयर से बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग नहीं अवेयर थे तो थोड़ा हम लोग को समय लगा,
मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी आपके विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है सिलेबस, उस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और अभी से ही साइड बुक लेके या किसी कोचिंग का नोट्स लेके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, टॉट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, आईपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, इसको लगातार पढ़िए, अभी से पढ़िए, ठीक है। और उसका खुद का नोट्स बनाने का कोशिश करिए अभी से आपके पास अगर नोट्स बन जाता है तो निश्चित रूप से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा। अरविंद नारायण मिश्रा जी, सर आपको प्रणाम। सर आपको मेरा प्रणाम सर जी। प्रिंस जी पूछ रहे हैं कोचिंग करना जरूरी है या सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है बिहार पीसीएसजे के लिए। देखिए प्रिंस बाबू, जैसा कि मेरा मानना है बिहार पीसीएसजे के लिए कोचिंग का कोई आवश्यकता नहीं है। कोचिंग एक सिर्फ गाइड के तौर पे होता है। अगर आप देखिए क्या है, लॉ का इसमें आपको लॉ पढ़ना है, जीके और जीएस पढ़ना है। ये मैथ्स तो है नहीं या साइंस तो है नहीं कि कोई थ्योरी है, कोई थ्योरम है आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें जो है सिर्फ आपको याद करना है। आपके अंदर जितनी कैपेसिटी हो, जितनी कैपेबिलिटी हो आपकी, आप जितना घंटा बैठ सकते हैं बैठिए और लगातार पढ़ाई करिए, ठीक है। रटिए चीज़ों को, याद करिए, बार बार उस चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। एक रूटीन बनाइए, खुद से ईमानदार रहिए, उस रूटीन को लगातार फॉलो करिए। कोई काम हो चाहे ना हो, वो रूटीन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये ठान लेते हैं तो किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और मेरा दावा है कि आप पहले ही प्रथम प्रयास में ही एकदम सफल हो पाएंगे बिहार पीसीएसजे के एग्ज़ाम में। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब पढ़ रहा था तो पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, ये सफिशिएंट है कि नहीं जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बट जब मेरा रिजल्ट आया तो ओबीसी में सेकंड रैंक रहा, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैं सोचता था कि शायद होगा या नहीं होगा। बट अच्छा रैंक आया तो देख के बहुत ही खुशी मिला और बिना कोचिंग का था। इंटरव्यू में मैंने राय सर का कोचिंग लिया था जो कि बहुत ही बेनिफिटेड था। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए उस समय मॉक के लिए, ठीक है। बट प्री और मेंस के लिए आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी बुक्स ले आइए। प्री के लिए आप ओपी त्रिपाठी ले आइए, सिंगल की बुक ले आइए, लॉ फाइटर की किताब ले आइए, घटना चक्र ले आइए, ठीक है। इन सारी किताब में जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चन हो उसको पूरा आप लगा जाइए। और जो मैंने मेन सब्जेक्ट बताया, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, आईपीसी, ये जो बेसिक सब्जेक्ट हैं इनका आप लोग अभी से नोट्स बनाना शुरू करिए। खुद का अगर नोट्स होगा आपके पास तभी जो है आप किसी भी जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो लगातार होता है, एक एक दिन में 2-2 पेपर होता है। अगर आपका खुद का नोट्स होगा, उसको आप 10 बार पढ़े रहेंगे, 20 बार पढ़े रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसका बहुत ही बेहतर आंसर आप लिख पाएंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, बस एक ही बात बोल रहा हूँ कि बिहार पीसीएसजे का एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना हो और आप उसके लिए सीरियस हों तो अभी से खुद का नोट्स बनाना शुरू करिए। रेफरेंस लीजिए, बुक्स मैंने बुक्स नहीं पढ़ा था, कोचिंग के नोट्स लीजिए। अच्छे जो गाइड टाइप के नोट्स आते हैं उसको देखिए, उसको रेफरेंस लेते हुए खुद का अपना नोट्स बनाइए। जब आपके पास अपना खुद का नोट्स हो जाएगा तो मेरा दावा है कि अगर उस नोट्स को आप बार बार पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी नोट्स को, उसके अलावा क्या करेंगे आप, जो रिसेंट केस लॉ हैं उस केस लॉ को देख लीजिए। कोई लीडिंग केस लॉ है उसको देख लीजिए, कोई रिसेंट अमेंडमेंट है उसको देख लीजिए, कोई लॉ में चेंजेज है उसको देख लीजिए, प्लस जीके और जीएस। जीके और जीएस की अगर हम बात करते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। बिहार में जीके और जीएस जो है बहुत ही एवरेज स्तर का आता है मेंस में, ठीक है। आप जो है लॉ फाइटर वाली जो बुक है उसको लेते हैं, उसका नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। हाँ पंकज मिश्रा जी, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि प्री और मेंस के जीके और जीएस के लिए, ठीक है, आप घटना चक्र और लॉ फाइटर वाली बुक ले आइए, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है
उसको एक एक लाइन रट जाइए, क्योंकि बिहार जो है एकदम वही पैटर्न हर बार फॉलो करता है, अभी तक नहीं चेंज हुआ है। उसको आप लोग पढ़िए और रटिए। अगर मैं बात उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस का करता हूँ जीके जीएस के लिए, तो आपको मेन फोकस जो है, मेन फोकस आपका करंट अफेयर पे होना चाहिए। करंट अफेयर में क्या देखेंगे, करंट अफेयर का भी एक वो पैटर्न है कि 10 क्वेश्चन आपको पूछेगा, इंपॉर्टेंट डेट पूछ लेगा आपसे, कौन कौन सा मिलिट्री इंडिया का किस देश के साथ अभ्यास हुआ है, युद्धाभ्यास हुआ है, उसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है, कौन कौन से रिसेंट खोज हुए हैं, ठीक है। और जैसे है नए लेटेस्ट किताब जो आए हैं मार्केट में, कोई लिटरेचर की किताब है, उसके राइटर कौन है ये देख लीजिए आप, ठीक है। नए एक्ट्स जो पास होते हैं, नए जो एक्ट्स पास होते हैं, उस एक्ट को देखिए, इससे भी 5-6 सवाल रहते हैं। तो करेंट अफेयर जो है अप टू डेट होना चाहिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए आपका, जो कि 70% क्वेश्चन करेंट अफेयर से होते हैं, 30% क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं। तो उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस के लिए आपको करंट अफेयर पे बेहद फोकस करना होगा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि रिशु कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं किस कोचिंग का नोट्स बेस्ट रहता है। देखिए भाई, अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो हिंदी माध्यम के लिए आप राय सर का नोट्स ले सकते हैं। इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम के लिए के सिंह का जो प्रोसीजरल का नोट्स है वो बेस्ट है मार्केट में, बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छा नोट्स है, उसको लीजिए और उससे खुद का नोट्स बनाइए, ठीक है। उसको लगातार पढ़िए, बहुत ही अच्छे नोट्स है के सिंह के। उसके साथ जो है राहुल आईएएस का जो नोट्स है वो आपका टीपीए का हो गया, टॉट का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, आईपीसी का हो गया, ये आप ले सकते हैं। उससे अपना नोट्स बनाइए, उस नोट्स को पढ़िए जरूर, मगर उस नोट से अपना खुद का नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि अपना नोट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और अरविंद नारायण सर, मेरा आपको प्रणाम है। सर पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में कुछ अंतर है क्या। सर मैं क्षमा चाहूँगा सर आपसे, मैंने सर उत्तराखंड न्यायिक सेवा का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ और ना ही हमें उसके बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि सर मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला काम कि आप स्टेट का सिलेक्शन करिए। सबसे पहला काम, अगर किसी भी जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन करने की जिस दिन सोचें, सबसे पहला काम है कि आप जो है स्टेट का सिलेक्शन करिए कि किस स्टेट का हमें सिलेक्शन करना है। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हर स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, बहुत ही फ्रूटफुल नहीं होगा। आप जो है, हमारा जैसे मानना है बाद प्रदेश, बिहार और झारखंड, अगर आप ये चूज़ करते हैं तो इस पे फोकस करिए, ठीक है। इसके बाद जो है तीनों स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको लगातार पढ़िए, आप उसको दिमाग में फोकस करिए, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट पढ़िए, ठीक है, और खुद को रिलैक्स रखिए, लगातार पढ़ाई करिए। प्रिंस जी पूछ रहे हैं भैया साइंस पार्ट के लिए लूसेंट सफिशियंट है। नहीं बाबू, साइंस के लिए लूसेंट सफिशियंट नहीं है। लूसेंट के अलावा आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी आया है बिहार जुडिशियरी में, वो आपको पढ़ना होगा, जो आपको लॉ फाइटर की बुक में मिलेगी। लॉ फाइटर अब इंग्लिश में भी आता है, ठीक है, उसको लीजिए। और छोटे छोटे बिहार में क्या है कि छोटे छोटे नोट्स होते हैं, उसको आप तैयार करिए। कौस्तुभ जी ने पूछा है आईएएस का नोट्स तो एके जैन का कॉपी है जी। राहुल आईएएस, देखिए कौस्तुभ जी, मैं हर एक सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा हूँ, मैंने राहुल आईएएस का आईपीसी, टीपीए, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट, 4 सब्जेक्ट राहुल आईएएस का, ये चारों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे हैं उसके, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी प्रोसीजरल के लिए मैंने के सिंह और राय सर को बताया, इन लोगों का नोट्स पढ़िए आप। प्रोसीजरल के लिए पढ़िए इन लोगों का, आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी पढ़ सकते हैं, अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर का नोट्स पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, ठीक।
ठीक है। जो माइनर एक्ट हैं, माइनर एक्ट के लिए भी सर लोग का नोट्स बहुत ही अच्छा है, तो हिंदू मुस्लिम के लिए भी अच्छा है। तो आप लोग ये पढ़िए, 4 सब्जेक्ट आप राहुल IAS का रेफर कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे हैं जी। पंकज जी पूछे हैं, पंकज मिश्रा जी, कि यूपी के लिए जूरिस्प्रूडेंस पे गाइडेंस। देखिए, जैसा कि हमने देखा है उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस में जूरिस्प्रूडेंस के लिए, जूरिस्प्रूडेंस में 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं कमेंट ऑफ जूरिस्ट, कि किस जूरिस्ट ने जूरिस्प्रूडेंस को किस तरह डिफाइन किया। तो सबसे पहला काम करिए, सबसे पहला काम किसी जूरिस्प्रूडेंस का किताब लीजिए और जितने भी जूरिस्ट का डेफिनीशन है जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने के लिए, सारे को नोट डाउन कर लीजिए। और उसके साथ, उसके अलावा प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उसको एक जगह आप लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। जूरिस्प्रूडेंस का दूसरा पार्ट जो होता है, जैसे राइट ड्यूटी हो गया, ऑनरशिप हो गया, पोजेशन हो गया, ये दूसरा वाला पार्ट जो जूरिस्प्रूडेंस का है, उसके जो बेसिक्स हैं, उसके जो डेफिनीशन हैं उसको आप लिखिए और उसको याद करिए। जैसा कि एक पैटर्न देख रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश में प्रीवियस ईयर के 70% क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस के रिपीटेड होते हैं, 30% नए आते हैं जो आपको किसी भी बुक्स से मिल जाएंगे। उस बुक्स से बुक्स के जैसे बुक्स में आप AK जैन का जो गाइड है, जिसमें 3 वॉल्यूम है, पहला वॉल्यूम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस है, वो बहुत ही सफिशियंट है। आप उस गाइड से जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन शायद मिस ना हो। अभिषेक जी पूछे हैं कि बेयर एक्ट या बुक बिहार के लिए कौन सही रहेगा। देखिए अभिषेक जी, मेरा जैसे पर्सनल ओपिनियन है, लोग बोलते हैं कि बुक पढ़ना चाहिए, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, बट मैंने बुक्स कभी पढ़ा नहीं है। अब पढ़ता हूँ, अब टाइम निकाल के बुक्स को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना है कि बुक्स जो है बहुत ही टाइम टेकिंग है, तो बुक्स को अभी आप रहने दीजिए, ठीक है। आप बेयर एक्ट को पढ़िए, ठीक है। बेयर एक्ट को लगातार, बेयर एक्ट भी किस सब्जेक्ट का, CRPC पढ़िए, CPC पढ़िए, एविडेंस पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट का पढ़िए, TPA का पढ़िए, बेयर एक्ट। उसके साथ जो है नोट्स पढ़िए, आप नोट्स ले आइए डिफरेंट कोचिंग का, किसी सीनियर का, कहीं से भी अरेंज करिए, उस नोट्स को ही पढ़िए। और एक चीज़ और, बार बार बदल के नोट्स मत पढ़िएगा, ये गलती कभी मत करिएगा। आप एक ही नोट्स को 10 बार पढ़िएगा, बार बार 10 नोट्स को एक बार मत पढ़िए, एक नोट्स को 10 बार पढ़िए, बहुत ही इफेक्टिव होगा। जब आप इसको लगातार पढ़ने लगेंगे आपका, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए समय कम है, तो मेरा मानना है कि भाई एक बार आप लोग काबिल बन लीजिए, ठीक है। नोट्स पर आप लोग काबिल बन लीजिए, पूरा लाइफ आपके पास पड़ा हुआ है किताब पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप लोग बाद में आप लोग पढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि काबिल बनिए, कामयाब बनने के लिए पूरा जीवन आपके पास पड़ा हुआ है। तो समय आपके पास कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो कम टाइम में एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। मेरा मानना है, और लोगों का मानना अलग हो सकता है, मेरा मानना है कि बुक्स जो है बहुत ज़रूरी नहीं है, जहाँ बहुत ज़रूरी लगे बुक का रेफरेंस लीजिए, अदरवाइज नोट्स इनफ है, नोट्स का पढ़ाई करिए, नोट्स को लगातार पढ़िए आप। रत्नेश जी पूछे हैं APO के लिए कुछ बताएं। APO के लिए देखिए भाई, यूपी APO के लिए जो है मेन जो होता है प्रोसीजरल लॉ प्लस IPC। अगर आपका प्रोसीजरल लॉ और IPC एकदम तैयार है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, प्रोसीजरल लॉ के लिए आपका CRPC का जो बेयर एक्ट है, आपको एक एक सेक्शन मतलब एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक एक सेक्शन आपको थॉरली याद होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे आप, बेयर एक्ट को जो है छोटे छोटे पैच में डिवाइड कर लीजिए। कैसे, जैसे एक पैच में आप डिवाइड कर लिए कि ये प्रिलिमिनरी हो गया, डेफिनेशन वाला पार्ट, दूसरा जो है
उसमें जो पनिशमेंट तक कहाँ तक है जो उसका है, उसमें दूसरा पार्ट में 10 सेक्शन ले लीजिए, 3 पार्ट बनाइए, 10 सेक्शन ले लीजिए, मतलब 10-10, 15-15 सेक्शन का छोटा 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 पैच आप लोग डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और उसको याद करिए 10-10-10-10 ऐसे करके, फिर उसको एक साथ याद करिए। एक टाइम आएगा कि पूरा बेयर एक्ट आपको थॉरली याद होगा, ठीक है। कहीं से भी कैसा भी सवाल पूछा जाएगा एपीओ के लिए आप उसका आंसर कर पाएंगे। यही सेम चीज जो है आपको सीपीसी के लिए, कि सीपीसी में आप पढ़िए, सेक्शन पढ़िए, ऑर्डर पढ़िए, किस सेक्शन के साथ कौन सा ऑर्डर पढ़ना है उसके साथ भी पढ़िए, एक एक पढ़िए। मगर एपीओ के लिए आप, यही मेरा मानना है कि एक भी सेक्शन गैर इंपॉर्टेंट नहीं है बेयर एक्ट का, प्रोसीजरल का एक भी सेक्शन गैर इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए प्रोसीजरल पे आपका मेन फोकस होना चाहिए एपीओ के लिए। प्लस आईपीसी, आईपीसी का भी आप थॉरली स्टडी करिए, एक एक सेक्शन। मेन बेयर एक्ट है आपका, एपीओ के लिए मेन हर्डल प्री का एग्जाम है, आप प्री के एग्जाम आपका मेन हर्डल है, इसलिए बेयर एक्ट पे मेन फोकस करिए। कोई अच्छी सी गाइड रखिए, अपना नोट्स रखिए, उसको लगातार पढ़िए, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा आपका। रत्नेश जी आप यही करिए। और बाकी जिन भाइयों का कोई सवाल हो अगर हमसे, तो आप लोग पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और हमें जहां तक लगता है कि मैंने अपना पार्ट तैयार कर दिया है, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा आपको बस एक कैटलॉग बता के कि आप लोग जो है इन शॉर्ट में क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहला है जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए कि आप स्टेट का सिलेक्शन करिए कि किस स्टेट का हमें एग्जाम देना है। सबसे पहला ये नहीं किए तो आप परेशान रहेंगे हर स्टेट का एग्जाम देके और सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज स्टेट का सिलेक्शन। दूसरा काम आता है प्रीवियस ईयर के पेपर को खंगाल डालिए अच्छे से, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, प्रीवियस ईयर से पैटर्न पता चलेगा उस स्टेट का, ठीक है। बेयर एक्ट को बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, ठीक है, ठीक है। फिर जानिए बेयर एक्ट, जब ये आप 3 काम कर लेंगे तो आपको स्वतः मालूम चल जाएगा कि किस टॉपिक पे हमें ज्यादा समय देना है, किस पे हमें कम समय देना है, ये चीज आ गया, ठीक है। फिर जानिए लैंडमार्क केसेस, जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क केसेस को एक जगह नोट करिए, लेटेस्ट केसेस को एक जगह नोट करिए, लेटेस्ट अमेंडमेंट को एक जगह नोट करिए, लेटेस्ट लॉ में चेंजेस को एक जगह नोट करिए, ये काम होगा, ठीक है। अपने आप को ओवरबर्डन मत करिए। ओवरबर्डन कैसे होता है, आदमी बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब पढ़ के ओवरबर्डन होता है आदमी, मत करिए वो। कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, जो भी पढ़िए एकदम एग्जैक्ट पढ़िए, उसको याद करिए, ठीक है। एक सीरीज बनाइए सारे टॉपिक का, सब्जेक्ट वाइज हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का एक सिनॉप्सिस बनाइए कि इस सब्जेक्ट में हमें इतने टॉपिक को कवर करना है, उसको टिक आउट करिए कि कौन सा हमारा तैयार हो गया। सिनॉप्सिस बनाना आपके लिए जरूरी है। जैसे हम इलाहाबाद में चार्ट मिलते हैं, फ्लो चार्ट, आईपीसी का, सीआरपीसी का, एविडेंस का, सब सारे मिलते हैं, उसको खरीद लाइए, रूम में लगाइए। पढ़ लिए हैं, खाली हैं, खाना खा रहे हैं तो उसको देखिए, उसको एक बार याद करिए, चीजें दिमाग में छप जाएंगी आपके, ठीक है। जब चीजें आपको याद हो जा रही हैं तो खाने के बाद जो टाइम निकलता है, कोई स्पेयर टाइम होता है, घूमने टहलने जाते हैं, उसको बोलिए, मन में बोलिए उस चीज को कि ये सेक्शन में ये था, इस सेक्शन में ये था, इस आर्टिकल में ये था, ये लैंडमार्क केस था। इस चीजों को रिकॉल करिए दिमाग में आप, ठीक है। और पैनिक मत होइए, एकदम पैनिक मत होइए, एकदम कूल रहिए, चिल रहिए, आराम से अपने सेहत का ख्याल रखिए। और सबसे जरूरी काम, जो सबसे जरूरी है जुडिशियल सर्विस के लिए, रिवीजन। एक सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में घुस रहे हैं, पहले वाले को नहीं छोड़ना है, पहले वाले को 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल के रिवाइज करना है। फिर तीसरे में घुस रहे हैं तो इन दोनों का रिवाइज करना है। रिवीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार रिवीजन करना है आपको। जब तक आप लगातार रिवीजन नहीं करेंगे चीजें भूलती रहेंगी, आप परेशान रहेंगे। थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। और हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा और हर एक छोटे भाइयों बहनों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि देखिए, आप बाहर पढ़ने गए हैं, घर वालों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे,
जब घर वाले आपको बाहर भेजते हैं तो मान के चलते हैं कि हमारा बच्चा बाहर गया है तो कुछ करके ही वापस आएगा। आप नहीं जाएंगे कुछ करके, बहुत ही हताश होंगे गार्जियन। तो मेरा मानना है खुद से ईमानदार बनिए, भाई बहन जो भी आप लोग हैं खुद से ईमानदार बनिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। 5 घंटा ही पढ़िए बस, बट जब 5 घंटा वो बैठते हैं तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। फोन को फ्लाइट मोड में डालिए, किनारे रखिए, हमने फ्लाइट मोड में रखिए, किनारे रखिए और खुद से ही जब उठे आप, जब पढ़ के आप उठे तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। जब आप 5 घंटा पढ़ के 4 घंटा पढ़ के ईमानदारी से उठेंगे तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं मैं आज ईमानदारी से पढ़ा हूँ और मुझे ये सारी चीजें आती हैं। तो आप इस चीज को लगातार फॉलो करिए, 10 दिन करके देखिए, बहुत अच्छा फील होगा। और कोई भी ऐसा सिलेबस और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपसे छूट जाएगा। बस धैर्य रखिए, लगातार पढ़िए और खुद से ईमानदार रहिए। जो गार्जियन सपना देखे हैं उस सपने को साकार करने के लिए अपना जान लगा दीजिए। तो असफलताएं आएंगी, मत घबराइएगा उनसे, ठीक है। असफलताएं आएंगी, मत घबराइएगा उनसे। मेरा भी सिलेक्शन उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस में नहीं हुआ था, बहुत ही बुरा लगा था, बट हिम्मत नहीं हारे और फाइनली सिलेक्शन हुआ। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, एकदम परेशान मत होइएगा, पैनिक मत होइएगा। सिचुएशन अभी बहुत पैनिक है, खुद को शांत रखिए, लगातार पढ़िए, ठीक है। यही है, हमको यही पर्सनली बोलना था आपसे कि फोन से दूरी रखिएगा, स्मार्टफोन से दूरी रखिएगा, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा। पंकज जी ने पूछा है कि मेंस में आंसर राइटिंग के लिए प्लेन कॉपी प्रोवाइड की जाती है या लाइन वाली। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में आपको पेपर और कॉपी साथ में मिलेगा जो कि प्लेन होगा, बिहार में आपको लाइन वाली मिलेगी, ठीक है। अंकिता जी ने पूछा है कि मेंस में आंसर राइटिंग का कोई टिप्स। देखिए मेंस में आंसर राइटिंग, देखिए जब आप प्री क्वालिफाई कर गई हैं कि मान के चला जाता है कि आपको आता है, ठीक है, आपको चीजें आती हैं। अब यहीं से आपका आंसर सभी के आंसरों से अलग होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अपने आंसर में इतनी सारी चीजें डालिए कि एग्जामिनर को देख के लगे। क्या डाल सकती हैं? जैसे लीडिंग केस डाल सकती हैं आंसर लिखते समय। एक पैटर्न बना लीजिए कि हम इंट्रोडक्शन देंगे, मेन कंटेंट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। कंटेंट में आप सेक्शन लिखिए, सेक्शन को अंडरलाइन करिए। कोई केस लॉ अगर आता है उस केस लॉ को लिखिए, उसको अंडरलाइन करिए। किसी जूरिस्ट का ओपिनियन आता है, कमेंट आता है, उस कमेंट को आप कोट करिए, ठीक है। आंसर राइटिंग का ही मैं बता रहा हूं आपको कि आंसर राइटिंग के लिए आप मान लीजिए, बताया था ना कि डाइंग डिक्लेरेशन का मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर आता है तो आप उसको बताइए। पहले डाइंग डिक्लेरेशन को डिफाइन करिए, फिर डाइंग डिक्लेरेशन को केस लॉ से डिफाइन करिए, फिर डाइंग डिक्लेरेशन को जूरिस्ट को ओपिनियन से डिफाइन करिए, डाइंग डिक्लेरेशन को हॉल्सबेरी ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड से डिफाइन करिए, फिर उसके सेक्शन को डिफाइन करिए, उसके इसेंशियल को डिफाइन करिए। सारी चीजों को अंडरलाइन करिए जो लग रहा है आपको कि ये इंपॉर्टेंट है। ये आंसर राइटिंग का पैटर्न है, आपका खुद का पैटर्न होनी चाहिए, किसी के पैटर्न को फॉलो मत करिए। आप आंसर जो है पॉइंट में लिखिए, अवॉइड करिए ऐसे टाइप में लिखने का, ऐसे में मत लिखिए आंसर, आप पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, बहुत ही अच्छा होगा आंसर। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, तबीयत मेरा कुछ ठीक नहीं